Hi students, my name is Rashi Sureria and I welcome you to our official YouTube channel. We are doing legal studies का आपका 12th क्लास का सिलेबस, जिसमें आज हम कवर कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 3 का जो सेकंड पोर्शन है, जो डील करता है आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के साथ। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्ट होता क्या है बेटा। व्हाट इज अ टॉर्ट? ये आता है एक लैटिन वर्ड टॉर्टम से, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड रॉन्ग, कोई चीज जो घूमी हुई है, मुड़ी हुई है किसी प्रकार से। फ्रेंच वर्ड टॉर्ट इंग्लिश लॉ में अल्टीमेटली अप्लाई हुआ। डेफिनेशन क्या होती है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है बेटा, अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच और एक टॉर्ट सेम चीजें नहीं है, यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर विच लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। एक टॉर्ट होता है जब, एक सिविल रॉन्ग जब यहाँ पर होता है, तो उसके लिए आपको एक डैमेज मिलता है टू द इंजर्ड पार्टी। जिस इंजर्ड पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, उनको यहाँ पर डैमेजेस मिलते हैं। तो क्या हो गया? टॉर्ट हमारा एक सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग यानी कि इट इज नॉट अ क्राइम। रेमेडी इज कॉम्पनसेशन नॉट पनिशमेंट। यहाँ पे जो फोकस है वो है कि आप पार्टी को कॉम्पनसेट कर दो, आप उनको पनिश नहीं करो। जो पनिशमेंट का एलिमेंट है वो हमें एक क्राइम में देखने को मिलता है। एक लीगल ड्यूटी है, द रॉन्ग डूअर मस्ट हैव ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर और अ लीगल ऑब्लिगेशन टू द विक्टिम एट द टाइम ऑफ एक्ट। जो इंसान एक टॉर्ट कमिट कर रहा है, उसकी किसी प्रकार की लीगल ऑब्लिगेशन या एक लीगल ड्यूटी एग्जिस्ट करती थी, जिनका उन्होंने ब्रीच करा है। एंड लास्टली, इस ब्रीच के कारण जो क्लेमेंट है, जो यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं या आपके प्लेंटिफ हो गए, उनको किसी प्रकार का एक्चुअल हार्म यहाँ पर सफर होना चाहिए। फिजिकल हार्म हो सकता है, फाइनेंशियल हार्म हो सकता है, रेप्यूटेशन से रिलेटेड हार्म हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है। अब तीनों चीजों का एक बार फर्क समझते हैं। एक टॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट में और क्राइम में क्या अंतर है। टॉर्ट होता है आपका बेटा सिविल रॉन्ग, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन क्राइम होता है एक पब्लिक रॉन्ग। पब्लिक रॉन्ग यानी पूरी जनता के अगेंस्ट, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है क्राइम। ये जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल पार्टीज के बीच में होता है, राइट। यहाँ पे सू कौन कर सकता है? इंजर्ड पार्टी। जो प्लेंटिफ है वो यहाँ पर सू कर सकता है। इसमें सिर्फ वही पार्टी सू कर सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी। एंड यहाँ पर बेटा क्राइम में आपका जो स्टेट है वो प्रोसिक्यूट करता है। यहाँ पे उन्हें हम प्रोसिक्यूशन के नाम से जानते हैं। बेसिस क्या होता है? ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। टॉर्ट में जो ड्यूटी है बेटा वो एक लॉ के द्वारा इम्पोज होती है। कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी इन्फोर्स होती है आपकी एक अग्रीमेंट के द्वारा। पार्टीज आपस में जिस प्रकार के अग्रीमेंट में आए, उसकी वजह से किसी प्रकार की ड्यूटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और क्राइम में पीनल लॉ किसी प्रकार की ड्यूटी डालता है हर इंडिविजुअल के ऊपर। रेमेडी क्या होती है बेटा? यहाँ पे आपको मिलते हैं डैमेजेस कॉम्पनसेशन के फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको डैमेजेस या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलती है। यहाँ पर क्राइम में आपको किसी प्रकार का जेल की सजा होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है, या आपको यहाँ पर फाइन पे करना होता है। कंसेंट टॉर्ट में होता है इररेलेवेंट। क्या आपने किसी चीज के लिए सहमति दी थी, नहीं थी, डजंट मैटर। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल होता है आपका कंसेंट, एंड क्राइम में भी आपका कंसेंट इररेलेवेंट हो जाता है। कमिंग टू इंटेंशन, क्या नियत थी आपकी, क्या सोच कर आए थे आप। टॉर्ट में बेटा ये हमेशा नीडेड नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट में भी नीडेड नहीं होती, एंड आपके क्राइम में इंटेंशन के बिना तो क्राइम हो ही नहीं सकता, फुल स्टॉप, राइट। जस्ट दैट सिंपल। आगे बढ़ते हुए, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक टॉर्ट का हिस्सा होता है। तो देयर आर 3 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन। सबसे पहला, या तो एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या एक ओमिशन। आइदर देयर इज एन एक्शन और देयर इज एन इनएक्शन। उसके साथ साथ किसी प्रकार का लीगल डैमेज होना चाहिए, एंड उस डैमेज के अगेंस्ट आपको किसी प्रकार की लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है। द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड और फेल टू एक्ट दैट द लॉ कंसिडर्स रॉन्गफुल। उन्होंने या तो कोई ऐसी चीज करी या ऐसी चीज नहीं करी जिसको लॉ कुछ गलत मानता है। अ मियर मॉरल रॉन्ग इज इनसफिशिएंट। यहाँ पे सिर्फ अपने दिमाग के हिसाब से कोई चीज सही या गलत होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है इट इज शुड बी लीगली रिकग्नाइज्ड एज अ रॉन्ग। लॉ के तहत वो चीज गलत लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी और की प्रॉपर्टी में घुस जाना उनके परमिशन के बिना, जिसे हम ट्रेसपास कहते हैं, वो एक लीगल रॉन्ग है। फेलिंग टू मेंटेन सेफ परमिसिबल प्रेमाइसेस कॉजिंग इंजरी और रॉन्गफुल ओमिशन। यहाँ पे सेफ प्रेमाइसेस आपको बना के रखने थे, हर तरीके से आपने नहीं बनाए, तो वो भी आपका एक टॉर्ट में आता है। नेक्स्ट है आपका बेटा लीगल डैमेज। देयर मस्ट बी अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। आपका कोई अधिकार होना चाहिए लॉ के तहत जिसका वायलेशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे 2 मेजर इंपॉर्टेंट मैग्जिम्स आते हैं। पहले आपका है इंजूरिया साइंडानम, जिसका मतलब होता है लीगल इंजरी विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। यहाँ पर इट इज एक्शनेबल, इसको आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। इसको हम डेप्थ में आगे समझेंगे। दूसरा होता है आपका डैमनम साइन इंजीरिया, जहाँ पे डैमेज हुआ है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुआ, इसको आप कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, तो इट इज नॉट
actionable. Lastly, you have legal remedy. The law must provide a remedy for a wrong suffered. लॉ के तहत किसी प्रकार का समाधान, किसी प्रकार की रेमेडी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जो प्रकार का रॉन्ग आपके अगेंस्ट हुआ है उसके अगेंस्ट, राइट? अब इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया को थोड़ा डेप्थ में समझ लेते हैं. इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया का मतलब है इंजरी, साइन का है विदाउट और डैमना का मतलब है आपका डैमेज. तो इंजरी विदाउट डैमेज इज इंजूरिया साइन डैमनम. बेटा ये होती है एक्शनेबल, यानी कि इसको आप कोर्ट में लेकर जा सकते हैं. सिंपल तरीके से समझो. वेयर अ पर्सन्स लीगल राइट इज वायलेटेड, जब हम इंजरी की बात करते हैं हम एक लीगल इंजरी की बात कर रहे हैं. कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से आपका किसी प्रकार से लीगल राइट जो है वो हुआ है वायलेट. दे कैन सू इवन इफ नो फाइनेंशियल लॉस अकर्ड. भले यहाँ पे आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हुआ हो, भले किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस ना हुआ हो, यहाँ पे आपका कोई लीगल राइट है जो वायलेट हुआ है. एक एग्जाम्पल से समझो. एशबी वर्सेस वाइट का ये केस था. यहाँ पे हर किसी को यह अधिकार है कि वो जाकर वोट दे सके. अगर आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है तो आप जाकर वोट दे सकते हैं, राइट? इस केस में एक कैंडिडेट को वोट देने जाने से रोका गया था कि आप जाकर वोट नहीं दे सकते. अब जिस इंसान को वो वोट देने वाली थी वो वैसे भी जीत गया, उनके वोट के बिना भी जीत गया. लेकिन क्या यहाँ पे वो किसी प्रकार का डैमेज क्लेम कर सकती हैं? आंसर इज यस. क्यों? क्योंकि उनका एक लीगल राइट वायलेट हुआ है, एक लीगल इंजरी हुई है. जहां पे कोई लीगल राइट वायलेट होता है वहां पे आपको एक लीगल रेमेडी अवेलेबल होती है, आप कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो. डैमनम साइन इंजूरिया में आपको डैमेज होता है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं होती. अगर कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है तो आप रेमेडी किस चीज की लोगे, राइट? तो यहाँ पे ये बन जाएगा नॉट एक्शनेबल. इसको आप कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करा सकते. व्हेन अ पर्सन सफर्स रियल डैमेज बट नो लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड देयर इज नो टॉट. यहाँ पर किसी प्रकार का टॉट कमिट नहीं होता. इसका जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट वो है ग्लाउस्टर ग्रामर स्कूल का केस. यहाँ पर एक राइवल स्कूल खुल गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल के साइड पे, ठीक है? एंड जो बच्चे हैं वो पहले स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गए फॉर वट एवर रीजन. तो जो पहला स्कूल था उसने जाकर क्लेम करा कोर्ट में कि देखिए बच्चे चले गए, यहाँ पे मेरे पास इतने सारे बच्चे थे, उनसे फीस आती थी मेरे को, मैं अपना घर पानी खर्चा चलाता था, अब ये सारे बच्चे वहां चले गए क्योंकि इन भाई साहब ने नया स्कूल खोल लिया. तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि देखिए आपकी बात सही है, आपको नुकसान हुआ है लेकिन कोई राइट, कोई लीगल अधिकार आपका यहाँ पर वायलेट नहीं हुआ है. कॉम्पिटिशन जो है, कंपीट करना, राइवल कंपनीज का एग्जिस्ट करना, ये बहुत ही लॉफुल चीज है, अदरवाइज मोनोपोली एस्टैब्लिश हो जाती है. तो यहाँ पे डैमेज हुए लेकिन उनका आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ. मूविंग अहेड, यहाँ पे अब हम समझते हैं जनरल डिफेंसेस. जनरल डिफेंसेस क्या होते हैं? ये वो सारी चीजें होती हैं बेटा जिनको इस्तेमाल कर कर आप अपनी टॉर्शियस लाइबिलिटी से बच सकते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का क्लेम ना आए, आपको किसी को डैमेजेस ना देने पड़े. ये वो सारे डिफेंसेस या फिर ये वो सारे एक्सक्यूजेस होते हैं. सबसे पहला है आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. इसका मतलब है अगर आप किसी चीज के लिए अपना कंसेंट दे रहे हैं, अपनी सहमति दे रहे हैं, तो बाद में अगर आपको इंजरी हो गई आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मुझे चोट मार दी. क्यों? क्योंकि वहां पर आप पहले ही अपनी सहमति दर्शा चुके हैं. एग्जाम्पल से समझो. मैं एक बॉक्सिंग मैच में पार्ट लेने गई, मैंने एक बॉक्सिंग मैच में पार्ट लिया, वहां पे बॉक्सिंग हुई, मैं हारी तो हारी, मेरे को बहुत जगह जगह चोट लग गई. अब मैंने कर दिया सामने वाले के ऊपर केस की देखिए इन्होंने तो मेरे को बहुत ज्यादा इंजर कर दिया है, इन्होंने बहुत ज्यादा मार पिटाई कर दिया मेरी. तो कोर्ट यहाँ पर क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा देखिए आप अपनी सहमति से बॉक्सिंग के मैच में गए थे, आप वॉलंटरीली गए थे, अपनी मर्जी से गए थे, तो यहाँ पर आप इंजरी क्लेम नहीं कर सकते. यहाँ पे लगता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, किसी चीज का कंसेंट देना. नेक्स्ट यू हैव एक्ट ऑफ गॉड, जिसे हम विज मेजर के नाम से भी कहते हैं. एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी सी अनोखी सी चीज हुई है नेचुरल फोर्सेस के द्वारा. इसमें कोई भी मैनमेड इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई इंसान इस चीज को, आपदा को रोक नहीं सकता था, कंट्रोल नहीं कर सकता था, या ही कोई मशीन यहाँ पे ऐसी नहीं थी जो इस चीज को रोक पाती. ये क्या है? नेचर के द्वारा किसी प्रकार की ऐसी आपदा हुई है जिसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल में नहीं रख सकते. नेचुरल फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई वोल्केनो इरप्शन हो गया, सुनामी आ गई, आपका हरिकेन आ गया, साइक्लोन हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है. क्या एक इंसान सुनामी को ऐसे रोक सकता है कि रुक जाओ? नहीं. एक्वामैन मूवी तो नहीं चल रही है यहाँ पे कि आपने पानी को रोक लिया, राइट? ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये भगवान ऐसी चीजों को करते हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग डेफिनेटली इनसफिशिएंट पड़ जाता है.
राइट। नेक्स्ट यू हैव बेटा प्राइवेट डिफेंस, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए, आइदर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और देयर प्रॉपर्टी, या तो खुद को बचाने के लिए या अपनी किसी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ डिफेंस या फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब कोई इंसान मेरे को दिख रहा है, मेरी तरफ एक लाठी लेकर आ रहा है और मेरे को दिख रहा है कि वो बार बार मेरी तरफ ऐसे लाठी को मार रहा है, तो मैंने बचाने के लिए क्या करा, मेरे को साइड पे एक ईंट दिखी, मैंने उसको फटाफट दे के मारी और मैं वहां से भाग गई। ये क्या है? ये है बेटा राइट टू सेल्फ डिफेंस। मैंने खुद को यहाँ पर बचाया। सेल्फ प्रेजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जब हम यूज करते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस में आता है। एक और चीज यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा है एक्सेसिव फोर्स इज नॉट प्रोटेक्टेड। यहाँ पर मैंने उसको बस एक ईंट देके मारा ताकि उसको ईंट दिखे, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होए और मैं उतने में भाग जाऊं। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको ईंट मारी, उसके हाथ से लाठी छूटी, मैंने लाठी ली और फिर मैं उसे मारी जा रही हूँ, मारी जा रही हूँ, मारी जा रही हूँ। क्या ये फोर्स की आवश्यकता है? नहीं। ये हो जाएगा बेटा आपका एक्सेसिव फोर्स। एक्सेसिव फोर्स को प्राइवेट डिफेंस के तहत आप एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते। फोर्स होनी चाहिए आपकी प्रोपोर्शनेट, उतनी जितने में आपको एक टाइम मिल जाए कि या तो आप वहां से भाग जाएं या आप किसी को पुकार कर हेल्प मांग सकें। मूविंग ऑन, आपका है प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, जिसे हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। यहां पर प्लेंटिव की खुद की भी गलती है। एग्जाम्पल से समझो, मैं एक मिक्सी खरीद कर लाई, ठीक है, मैंने एक मिक्सी खरीदी। जब मैं मिक्सी खरीद रही थी मेरे को दुकानदार ने बहुत क्लियरली बोला कि सुनिए मैडम, यहाँ पे आपको इसको 15 वॉट के प्लग में ही लगाना है, ठीक है, आपको 15 वोल्ट के प्लग में लगाना है वरना मिक्सी खराब हो जाएगी। मैं घर आई, मैंने उसे 12 वोल्ट के प्लग में लगाया और मिक्सी खराब हो गई, चलनी बंद हो गई। अब मैं गई कोर्ट में, मैंने बोला कि ये जो है दुकानदार, इन्होंने मेरे को खराब मिक्सी बेची है। तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा देखिए मैडम, गलती आपकी भी है। क्या किया आपने? उसने आपको बोला था कि 12 वोल्ट में मत डालना, सिर्फ 15 वोल्ट में लगाना, लेकिन आपने 12 में डाला एंड इस वजह से आपकी मिक्सी हो गई खराब। तो यहाँ पर गलती आपकी खुद की है। प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, जो कंप्लेंट कर रहा है खुद उसकी गलती है। फिर है बेटा आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट। इसको एक्ट ऑफ गॉड के रेफरेंस में समझो। एक इनएविटेबल एक्सीडेंट में ना बेटा कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है या तो किसी मशीन के द्वारा किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सीडेंट है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता इवन बाय ऑर्डिनरी केयर और स्किल। हर चीज सही कर कर भी ये ऐसी चीज है जो गलत हो सकती है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान से गाड़ी चला रही हूँ, सीट बेल्ट लगा रखी है, स्पीड लिमिट में हूँ, सही लेन में गाड़ी चला रही हूँ। अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया एंड आई कैन नॉट कंट्रोल माई बॉडी मूवमेंट्स, राइट। मैं ब्रेक पे पैर नहीं लगा पा रही, मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है हार्ट अटैक के टाइम पे कि मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और उस चक्कर में हो गया एक्सीडेंट। तो ये क्या होगा? ये होगा एक इनएविटेबल एक्सीडेंट। यहाँ पे मैंने हर प्रिकॉशन, हर ऑर्डिनरी केयर स्किल, हर चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तब भी एक आपदा हो गई। यहाँ पर आपका ह्यूमन या किसी मशीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब हम एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हैं वो प्योरली किसी के कंट्रोल के बाहर होता है, राइट। फिर है बच्चे आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई ऐसी चीज जिसको गवर्नमेंट या फिर किसी स्टैट्यूट के द्वारा ऑथराइज करा गया है। Act authorized by a statute cannot be the subject of action in tort, but it must be strictly within the statute. Mere authorization doesn't cover negligence. आपको कुछ बोला गया है कोर्ट के द्वारा, किसी स्टैट्यूट के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको ये चीज़ करनी है, तो आपने वो चीज़ करी। अब इसके अगेंस्ट कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि आपने हमारे अगेंस्ट कर दिया है टॉर्ट कमिट, राइट। ये हो गए आपके 6 जनरल डिफेंसेस यहाँ पर कंप्लीट। अगला टॉपिक जो है वो है आपका नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस इज फेलियर टू टेक रीजनेबल केयर रिजल्टिंग इन डैमेज टू अनदर। द स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट मैन। एग्जाम्पल से हम इन चारों चीजों को समझते हैं, तीनों चीजों को। यहाँ पे क्या हुआ, मैं एक एयरलाइन कंपनी के पास गई, मैंने उन्हें बताया कि मुझे हो रखा है पैर में फ्रैक्चर, तो आप कृपया करके मुझे व्हील चेयर की व्यवस्था दे दीजिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको व्हील चेयर दे देते हैं। अब ये क्या हो गया? ये हो गई उनकी ड्यूटी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, आप मुझे व्हील चेयर दे दीजिए। उन्होंने मेरे को व्हील चेयर दी। उनकी आगे क्या ड्यूटी बनती है कि मुझे ऐसी व्हील चेयर दें जो टूटी फूटी ना हो, बढ़िया तरीके की हो, अच्छी कंडीशन की हो, उसके पुर्जे नहीं निकलने चाहिए। ड्यूटी ऑफ केयर हो गई उनकी है। एक केयर की ड्यूटी बन गई मेरी तरफ कि वो मेरे को एक बढ़िया व्हील चेयर दे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरे को एक पुरानी सी व्हील चेयर पकड़ा दी जिसका पहिया वॉबल कर रहा था, हिल रहा था। तो ये क्या है? ये हो गया ब्रीच ऑफ ड्यूटी।
अब क्या हुआ, वो उस टूटी फूटी व्हील चेयर पे मेरे को बिठाया और वहां से वो मेरे को लेकर जा रहे हैं। अचानक से स्क्रू निकला, वो जो टेढ़ा मेढ़ा पहिया था वो अलग हुआ, व्हील चेयर टेढ़ी हुई और मैं गिर गई, और मेरा जो फ्रैक्चर था वो और ज्यादा खराब हो गया, और ज्यादा उसकी हालत खराब हो गई। तो यहाँ पे एक रिजल्टिंग डैमेज हो गया, एक नुकसान हो गया मेरे को उस टूटी फूटी व्हील चेयर की वजह से। तो यहाँ पे आपकी 3-4 चीजें आ गई। एयरलाइन की ड्यूटी थी कि वो मेरे को ढंग की व्हील चेयर दें, उन्होंने उस ड्यूटी का ब्रीच करा मेरे को बेकार सी व्हील चेयर देकर। अब उस चीज के चक्कर में आपका पहिया निकल गया और मुझे हो गया डैमेज। इसे कहते हैं हम नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस को हिंदी में कहते हैं बेटा लापरवाह होना। अब आप गाड़ी चला रहे हो, आपको बोल रखा है कि गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन तुमने सोचा क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाते चलाते गाड़ी चला लूंगा मैं। तुमने गाड़ी चला ली इंस्टाग्राम चलाते चलाते, और अचानक से हो गया एक्सीडेंट। क्या हो गया ये हो गई बेटा लापरवाही। नेग्लिजेंस कहते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को। फिर आता है हमारा न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? न्यूसेंस का मतलब होता है किसी गलत तरीके का इंटरफेरेंस करना किस चीज में, एक इंसान के अधिकार में, कि वो अपनी लैंड को, अपनी प्रॉपर्टी को मस्त तरीके से एंजॉय कर ले। एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सन्स यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और विद एनी राइट ओवर और कनेक्शन विद इट। किसी भी प्रकार से, अब मैं यहाँ अपने गार्डन में बैठी हूँ, बहुत ही अच्छा मौसम है, चिड़ियाँ जा रही हैं, हवा चल रही है भीनी भीनी, हल्की हल्की बारिश हो रही है, अचानक से साइड से घड़ 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 करके आवाज आ जा रही है, साइड पे होने लग गया कंस्ट्रक्शन। तो क्या मैं अपनी लैंड को आराम से पीसफुली एंजॉय कर पा रही हूँ? नहीं, राइट? यहाँ पर मैं अपनी लैंड को एंजॉय नहीं कर पा रही, इसी चीज को हम कहते हैं न्यूसेंस। अब न्यूसेंस होती है 2 प्रकार की, एक होती है आपकी पब्लिक, एक होती है आपकी प्राइवेट। पब्लिक न्यूसेंस में क्लास ऑफ पीपल, कम्युनिटी एट लार्ज को फर्क पड़ता है। बाहर हम सारे एक लोकेलिटी में रहते हैं, हम शिवाजी नगर में रहते हैं, शिवाजी नगर के बाहर बनने लग गया एक नया हाईवे, उसके चक्कर में पूरा दिन कंस्ट्रक्शन की आवाज आती रहती है। सिर्फ मुझे थोड़ी आती है, शिवाजी नगर में जितने लोग रहते हैं सबको आती है, सबको इस चीज से दिक्कत होती है। इट इज ऑल्सो अ क्राइम अंडर योर आईपीसी। आपके आईपीसी सेक्शन बीएनएस के तहत भी एक क्राइम था। एग्जाम्पल, ब्लॉकिंग अ पब्लिक रोड, आपने पब्लिक की जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया। पल्यूटिंग वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है उसको आपने पल्यूट कर दिया, खराब कर दिया। कैरिंग ऑन डेंजरस ट्रेड नियर पब्लिक रोड्स के आसपास आप कोई खतरनाक चीज करने लग गए। इसका रेमेडी है या तो आप क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कर लो या फिर आप सिविल एक्शन कर लो फॉर स्पेशल डैमेज, कि मुझे एक स्पेशल प्रकार का नुकसान हुआ है आपकी इस वजह से। एग्जाम्पल से इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे घर के पास हो रहा है कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, और वो धूल मिट्टी इतने टाइम से उड़ रही है एंड मैं उसको इनहेल कर रही हूँ कि मेरे को एक इन्फेक्शन हो गई है। तो यहाँ पर मुझे एक स्पेसिफिक इंसान को किसी स्पेसिफिक प्रकार की दिक्कत हुई है, स्पेसिफिक प्रकार की इन्फेक्शन हुई है, एक स्पेशल प्रकार का डैमेज हुआ है, तो ही जाके मैं पब्लिक न्यूसेंस को क्लेम कर सकती हूँ कि देखिए मुझे भरपाई करवाइए, क्योंकि मेरे को एक स्पेशल डैमेज यहाँ पर हुआ है। अंडरस्टूड? प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या एक स्मॉल ग्रुप को खराब करती है। इट इज ओनली अ टॉट, ये किसी प्रकार का क्राइम नहीं है। एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सेसिव नॉइस, स्मोक, स्मेल, वाइब्रेशंस अफेक्टिंग नेबर। अब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन साइड वाले कमरे में कोई बहुत जोर जोर से गाने बजाए जा रहे हैं, इतनी जोर से कि मैं आपको शांति से चैन से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो ये क्या हो गया? ये प्राइवेट न्यूसेंस है, हमारे आपस के बीच की चीज टाइप। यहाँ पे आपको शो करना होगा कि जो इंटरफेरेंस है वो अनरीजनेबल है एंड उसकी वजह से किसी प्रकार का एक एक्चुअल डैमेज यहाँ पर आपको हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास। अब ट्रेसपास क्या होता है? ट्रेसपास होता है एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस, ठीक है, विद अ पर्सन्स लैंड, गुड्स, इंटेंशनल एक्ट। आप किसी तरीके से डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हो किसी इंसान के साथ, उसकी लैंड के साथ, उसके गुड्स के साथ, इंटेंशनली। अब ट्रेसपास भी बेटा होता है 3 प्रकार का। ट्रेसपास टू अ पर्सन, पहला है उसमें आपका असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हुए चलते हैं। आपकी मम्मी आई, आपकी मम्मी ने आपको काम बोला, आप कुछ नहीं, आप फोन चला रहे हो कि हाँ हाँ मम्मी मैं कर दूंगा, कोई नहीं। आप फोन चला रहे हो, मम्मी आई, उन्होंने एक चांटा दिखाया कि बस करना, कितना तंग कर रखे तुमने मेरे को। तो ये जो एक्शन है कि अभी आपकी मम्मी आपको मस्त एक चांटा मारने वाली है, ये हो गया असॉल्ट। सिर्फ ये एक्शन करना कि मैं तुम्हें मारने वाली हूं, ये क्या है? असॉल्ट। ऐसे किसी को घूसा दिखाना फाइट करते वक्त, ये क्या है? असॉल्ट। जैसे ही एक फिजिकल कांटेक्ट हो गया, ये घूसा आपने सही में मार दिया या आपकी मम्मी ने आपको चांटा दे मारा, ये बन जाता है बेटा हमारा बैटरी।
यहाँ पे एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, एक फिजिकल फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फिजिकल चांटा जब मम्मी मार रही हैं तो ये बन जाता है आपका बैटरी। एंड लास्टली जो होता है वो होता है आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या कहता है कि आपने किसी प्रकार से किसी इंसान के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर से किसी ने मेरे को ताला लगा के बंद कर दिया। ये क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। आपने मेरे को एक तरीके से यहाँ इस कमरे में कैद करके छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में। यहाँ पे आपका टोटल रिस्ट्रेन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई रीजन नहीं है, बस आपने कर दिया। फिर आता है बेटा आपका ट्रेसपास टू अ लैंड। यहाँ पे एंट्री ऑन टू अनदर पर्सन्स लैंड विदाउट परमिशन और लॉफुल अथॉरिटी रिमेनिंग ऑन द लैंड आफ्टर द परमिशन हैज बीन विथड्रॉन। सिंपल तरीके से समझो, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, कोई आया स्टूडियो में और यहाँ पर खड़ा हो गया। अब मैंने उन जनाब को बोला, शख्स को, कि देखिए बाहर जाइए, मुझे पढ़ाना है। पहले तो वो मेरी बिना परमिशन कर यहाँ आ गए, वो ही ट्रेसपास हो गया। दूसरी चीज, मैं जब उन्हें बार बार बोल रही हूँ कि जाइए जाइए जाइए, निकलिए यहाँ से, तो वो निकल भी नहीं रहे हैं, वो मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर रिमेन कर रहे हैं। रिमेन मीन्स ही इज स्टिल स्टैंडिंग हियर, दैट इज ऑल्सो ट्रेसपास। दोनों कंडीशंस, आप बिना परमिशन के घुसे और आप घुसे तो घुसे, जब सामने वाला आपको बोल रहा है कि निकलो, तुम निकल भी नहीं रहे हो, तो वो भी आपका ट्रेसपास टू अ लैंड में आएगा। Lastly is your trespass to a goods, direct act of interfering with goods in another's possession। यहाँ पर किसी प्रकार को goods को लेना हो गया, डैमेज करना हो गया, डिस्ट्रॉय करना हो गया। अब ये पेन मेरा है, तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी जेब से ये पेन निकाला, इसको तोड़ दिया, इसको फेंक दिया, ये सब हो जाएगा ट्रेसपास टू अ गुड। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना परमिशन के किसी इंसान की जिंदगी के साथ दखल अंदाजी करना, एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस करना। फिर आते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। दोनों कोरिलेटेड से हैं एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपका एस्टैब्लिश हुआ था राइलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में। अ पर्सन हु फॉर हिज ओन सेक्स ब्रिंग्स ऑन टू हिज लैंड, अपनी जमीन के ऊपर वो लेकर आते हैं और वहां पर रखते हैं कोई ऐसी चीज जो मिसचिफ कर देगी अगर वो चीज एस्केप हुई, must kept at his peril. If it escapes, he is prima facie answerable for all the damage out of natural consequences. यहाँ पर अगर आप कोई चीज लेकर आए अपनी जमीन पे और आपको पता है कि यार अगर ये चीज निकल गई मेरे हाथों से, एस्केप कर गई, तो नुकसान हो सकता है, किसी इंसान को किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है, तब भी आप उस चीज को रख रहे हो और वो चीज वाकई में एस्केप कर गई, तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली लायबल हो जाओगे। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम एक शेर लेकर आए, तुमने एक कुत्ते की जगह एक शेर को पालना जरूरी समझा। अब तुमने शेर को पाला तो पाला, तुमने उसको केज वेज हर चीज में डालकर रखा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर शेर भाग गया उस केज से, किसी तरीके से निकल गया, तो वो लोगों को इंजर कर सकता है, राइट, उन्हें तकलीफ दे सकता है। अब आया एक दिन एक बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक, बड़ा सा, उस अर्थक्वेक में क्या हुआ, वो जो केज है वो जगह जगह से पूरी टूट फूट गई, तहस नहस हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप एक डेंजरस चीज को अपनी लैंड पर लेकर आए, वो डेंजरस चीज जो है वो एस्केप कर गई, आपकी विसिनिटी से, आपकी पोजेशन से एस्केप कर गई और उसकी वजह से लोगों को हो गई इंजरी, आप हो गए स्ट्रिक्टली लायबल। अब जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है ना बेटा, उसमें रहते हैं एक्सेप्शंस कि ठीक है यार अगर ये चीज हुई तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। क्या है वो चीजें? एक्ट ऑफ गॉड, भगवान ने कोई चीज कर दी, आपका डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ की प्लेंटिफ की ही कोई गलती थी, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, किसी थर्ड पार्टी ने आके केज को खोल दिया, स्टैट्यूट ने बोला है केज को खोलो, या प्लेंटिफ ने खुद किसी चीज के लिए कंसेंट दिया है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आप इन एक्सेप्शंस का इस्तेमाल कर खुद को लाइबिलिटी से बचा सकते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एस्टैब्लिश हुई थी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि अगर कोई ऐसी एंटरप्राइज है, ऐसी कोई कंपनी है, ऐसी कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री वगैरह है जो हजार्डियस या फिर इनहेरेंटली डेंजरस चीज में इन्वॉल्व है, एंड अगर ये चीज किसी तरीके से एस्केप हुई, तो वो मानेंगे उन्हें एब्सोल्यूटली लायबल। यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं लगेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, किसी तीसरे इंसान ने आके चोरी कर ली, कुछ भी कह लो तुम, यहाँ पर तुम पूरे तरीके से लायबल ठहराओगे। कहाँ से आया था ये कॉन्सेप्ट बेटा? ये आपके दोस्त से आया था। एमसी मेहता वाला जो है वो है आपका ओलियम गैस लीक, और दूसरा था आपका इससे पहले, ओलियम गैस लीक पहले से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है,
इन दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से इंडिया में हमने अप्लाई करनी शुरू करी आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको जो आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में देखने को मिलता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन हियर। कुछ भी हो, अगर कोई खतरनाक चीज आपके हाथों से निकली है उसके लिए आप ही जिम्मेदार होगे, बात खत्म। अब किस किस प्रकार की रेमेडीज होती हैं जो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स में यहाँ पे देखने को मिलती हैं? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज दैट यू गेट टू सी हियर? सबसे पहले हो गया बेटा आपका जुडिशियल रेमेडीज, कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस मींस जितना नुकसान उतने की आपने भरपाई कर दी। आपने खिड़की तोड़ दी थी मेरी, आपने मेरी खिड़की रिपेयर करवा कर दे दी, कॉम्पनसेट कर दिया आपने मुझे। एग्जेम्पलरी या फिर प्यूनिटिव डैमेजेस। जब हम प्यूनिटिव डैमेजेस की बात करते हैं बच्चे, प्यूनिटिव का मतलब होता है किसी प्रकार की पनिशमेंट देना। आपने किसी को कोई पनिशमेंट दी एंड आपका बात खत्म। नॉमिनल डैमेजेस होते हैं आपके स्मॉल टोकन अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट का आपने डैमेज क्लेम करवाया है जस्ट टू कीप इट एज ए लेसन कि अगली बार आप इस प्रकार की गलती ना करें, बहुत छोटा सा अमाउंट। इंजंक्शन मींस टू स्टॉप द डिफेंडेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग अ टॉर्चरस एक्ट। कोई रेगुलरली, अब मान लो आपके साइड पे कंस्ट्रक्शन करे जा रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत हो रही है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, आपके बच्चे के एग्जाम आ रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा, तो आपने कोर्ट से ले लिया इंजंक्शन कि देखिए थोड़े टाइम के लिए आप अपना काम रोक कर खड़ जाइए, शांति से चुपचाप रहिए थोड़े टाइम तक। आप क्या करा रहे हो? आप स्टॉप कर रहे हो किसी को इंजंक्शन में। Contemptuous damages, trivial sum awarded when court disapproves of plaintiff का conduct despite legal entitlement, and lastly आपका specific restitution कि जो specific चीज थी उसको आप as it is यहाँ पर कर दीजिए restore. Court order returns of specific property wrongfully taken or detained. Extrajudicial, लॉ के अगेंस्ट तो नहीं, यहाँ लॉ से आगे जाकर किस प्रकार की रेमेडीज अवेलेबल होती है? सेल्फ हेल्प, कि आप खुद से किसी की मदद कर दें कि यार ठीक है हमारी वजह से तुम्हें खर्चा नुकसान हो गया, वी विल हेल्प यू आउट। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, रिमूविंग द कॉज ऑफ न्यूसेंस योरसेल्फ। मान लो कटिंग द ब्रांचेस ऑफ ए नेबर ट्री ओवर हैंगिंग इन योर लैंड। अब किसी और का पेड़ तुम्हारे छज्जे के ऊपर पूरा ऐसे लटके जा रहा है, तो तुमने क्या करा? जो पोर्शन तुम्हारे छज्जे पे लटक रहा है तुमने उसको काट दिया। यहाँ पे क्या करा तुमने? यहाँ पे खुद ही न्यूसेंस को एक प्रकार से हटा दिया। री एंट्री ऑन द लैंड, अ पर्सन में री एंटर ऑन देयर ओन लैंड टू रिमूव अ ट्रेसपासर यूजिंग प्रोपोर्शनेट फोर्स। अब मैंने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कोई आकर खड़ा हो गया तो मैं उनको धक्का मार रही हूँ कि यार निकलो तुम मेरे स्टूडियो से। यहाँ पे मैं इक्वल प्रोपोर्शन में फोर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं उस इंसान को यहाँ से हटा सकूँ। एंड डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। नेक्स्ट है बेटा आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? वाइकेरियस लाइबिलिटी सिंपल है, लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय अनदर। किसी एक ने किसी प्रकार का कार्य करा है लेकिन जिम्मेदारी किसी और को मिल रही है। somebody else is being held responsible for somebody else's act based on the principle responded superior let the master answer। सिंपल एग्जाम्पल से समझो, मास्टर होता है आपका एक एम्प्लॉयर, उसका एक सर्वेंट है जो एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी हो गई आपकी विक्टिम। तो अगर आपके सर्वेंट ने कोई चीज गलत करी है तो जिम्मेदारी आपके मास्टर की बनेगी विक्टिम की ओर, ठीक है? आपका मास्टर रिस्पॉन्सिबल होगा अपने सर्वेंट के एक्ट्स के लिए। द सर्वेंट मस्ट कमिट द टॉर्ट वाइल एक्टिंग इन कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो सर्वेंट है वो किसी प्रकार का टॉर्ट, किसी प्रकार का सिविल रॉन्ग कमिट कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। उनके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो चीज़ें स्पष्ट तरीके से दे रखी हैं उसी के तहत अगर उन्होंने किसी प्रकार का टॉर्ट कमिट करा है तो आपके मास्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोर्ट यहाँ पर कंट्रोल टेस्ट देखता है, कैन द मास्टर कंट्रोल नॉट जस्ट व्हाट द सर्वेंट डज बट हाउ दे डू इट। क्या यहाँ पर आपका जो मास्टर है वो सिर्फ ये कंट्रोल करता है कि क्या करना है, या वो ये भी कंट्रोल करते हैं कि कैसे? अगर यस तो सर्वेंट, अगर नो तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाइकेरियसली लायबल नहीं होता है बच्चे। एक्सेप्शंस जहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती, आपके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए। एक्ट्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो अपनी मर्जी से सर्वेंट अपनी स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर जाकर कोई चीज कर रहा है वो आ जाएगा। प्योरली पर्सनल एक्ट्स, ऐसे एक्ट्स जो फॉरबिडन बाय मास्टर हैं, जो मास्टर ने खुद रोक रखे हैं लेकिन आप कर रहे हो। अब इंपॉर्टेंट केसेस को भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है बेटा आपका डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन का। यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर इन नेग्लिजेंस था। यहाँ पर एक स्नेल जो है वो मिला था एक ओपेक जिंजर बियर की बॉटल में। तो यहाँ पे बात हुई थी कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, शॉपकीपर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, कौन होगा? तो कोर्ट ने यहाँ पे स्टैब्लिश करा था आपका नेबर प्रिंसिपल कि अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे इमीडिएट नेबर्स को फर्क पड़ सकता है, इमीडिएट एंड कंज्यूमर को फर्क पड़ सकता है, तो आप वहां पर पूर्ण तरीके से लायबल होंगे।
फिर है आपका राइलैंड वर्सेस फ्लेचर, जो हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल में देखा था। वाटर फ्रॉम अ रेजरवॉयर एस्केप थ्रू ओल्ड माइंस, जिसकी वजह से प्लेंटिफ की जो माइंस हैं वो खराब हो गई थी। एक पुरानी माइंस के सिस्टम के द्वारा वाटर चला गया किसी और की लैंड पर, एस्केप कर गया, राइट। एमसी मेहता वाला जो केस है उससे आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी याद रखना है कि किसी भी प्रकार का आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा अगर आप किसी डेंजरस चीज में खुद से ही इन्वॉल्व रहते हो। एशबी वर्सेस वाइट है आपका इंजूरिया साइन डैमनो का, कि यहाँ पर राइट वायलेट हुआ है भले ही कोई डैमेज नहीं हुआ। ग्लाउस्टर ग्रामर है आपका डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज हुआ है लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। एंड स्टर्जस वर्सेस ब्रिजमैन है आपका प्राइवेट न्यूसेंस का, कि न्यूसेंस जो है वो लोकेलिटी पे भी डिपेंडेंट रहती है। तो क्या क्या समझा हमने यहाँ पर, हमने समझ लिया कि टॉट होता क्या है, जो दो मेजर इंपॉर्टेंट मैगजीम्स हैं हमने उनको यहाँ पर देख लिया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं हमने वो देखी। हमने देखा डिफेंसेस क्या हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, आपके 3 मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं एक टॉट में, नेग्लिजेंस क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, रेमेडीज क्या है, एंड आपका न्यूसेंस क्या है। आपका जो टॉट लॉ है ना वो एक बहुत ही बड़ी मैगजीम पर बेस्ड है जो यहाँ पे शायद दिख नहीं रही होगी, पर मैं आपको एक बार ऊपर कर जरूर दिखाना चाहूंगी। 1 सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है उबी जस इबी रेमीडियम। इसका मतलब होता है जहां पर किसी प्रकार का अधिकार है वहां पर आपको किसी प्रकार की रेमेडी अवेलेबल होगी ही होगी। इफ देर इज अ राइट देर इज अ लीगल रेमेडी अवेलेबल, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका लीगल राइट वायलेट करा है। Alright, so that was all that you need to know from your law of torts का पोर्शन। आपका यूनिट 3 का जो सेकंड पार्ट है वो इस वीडियो के साथ यहाँ पर बच्चे हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपके 12th क्लास की लीगल स्टडीज की चैनल के ऊपर, उससे जुड़े रहिए ताकि आपके आगे वाले पोर्शंस जो हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।